Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is 8th of September and the time duration is around 11:52 a.m. in the morning. Today I'm going to discuss information regarding the new policies that has been implemented by government of Poland, जिसमें इन लोगों ने सारी नई इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की है कि जैसे अभी स्कैम वगैरह हो रहे थे बीच में, अगर देखें तो किसी ने अभी पिंग करके मेरे को बता रखा था कमेंट सेक्शन में कि जो नया वहाँ का जो प्राइम फॉरेन मिनिस्टर था उसको सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए। जो वहाँ का यहाँ पर को देखें, इसकी एक न्यूज़ भी आ रखी है जिसमें उन लोगों ने सारा बता रखा है कि जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर था उसको अभी वहाँ पोलैंड में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके 6 वीक 6 हफ्ते पहले उसको निकाल दिया ताकि उसने बहुत सारे स्कैम वगैरह करे थे। इसमें इन लोगों ने बता रखा है जो स्कैम ऐसा था कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम था वो लोग इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करा रखा था, जिससे क्या हो रहा था कि ये लोग ऐसा कर रहे थे कि जो एप्लीकेशन है थोड़ी फास्टर प्रोसीड कर रहे थे, जिसके लिए जैसे मिडिल ईस्ट एरिया है, मिडिल ईस्ट और एशिया जो लोकेशन है इसमें ये लोग दे वर चार्जिंग अराउंड $4,000 to $5,000 फॉर दिस थिंग, जो होता है आपका 3.5 से 4 लाख रुपए पूरा होता है, जिसमें आपको वीज़ा वगैरह लगने के लिए सारा फास्टर प्रोसेस करने के लिए। तो गवर्नमेंट को ये पता चला तो फिर इन लोगों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी इसमें, जो वहाँ की इनकी कंसर्न डिपार्टमेंट था उन लोगों ने पूरा चेक करा और देखा तो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाली। तो उसके बेसिस पे जो यहाँ का फॉरेन मिनिस्टर था, जिसका नाम इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, प्योत्र, अब मेरे को प्रोनाउंसिएशन आई, इवन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम दैट इज़ मेंशन राइट है। तो इसका पूरा नाम वगैरह बता रखा है इसने कि जिसमें इसने एक नया वीज़ा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम इन लोगों ने इम्प्लीमेंट करा था, जिसमें ऐसा हो रहा था कि ये लोग ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे थे और जो इमिग्रेशन अगर देखें तो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा था काइंड ऑफ इसमें, एशिया और मिडिल ईस्ट ये लोकेशन से। और इन लोगों का एक पूरा डेटा निकला है जिसमें इन लोगों ने बता रखा है खाली जो मिडिल ईस्ट एरिया, जिसमें यूएई और लोकेशन सारी बता देता हूँ मिडिल ईस्ट के अंदर कौन कौन सी हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो एज फॉर द इन्फॉर्मेशन मेंशन राइट है इन द इंटरनेट, जिसमें बता रखा है आपको जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्री आती है आपकी, इसराइल आती है, सऊदी अरेबिया आती है, यूएई है, ईरान है, इजिप्ट है, टर्की है, जॉर्डन है, लेबनान है, यमन है, और इसके अलावा 8 कंट्रीज़ और ज़्यादा हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी फॉल करती हैं। एशिया के अंदर तो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो जो सारी ये कंट्रीज़ थी इसमें ऐसा हो रखा है कि इन लोगों ने पूरा डेटा निकाल के दे रखा है, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं आधे से ज़्यादा। और अगर इसमें देखा जाए तो इन अगर इनका पूरा डेटा निकाला तो इन लोगों को जो यहाँ से इमिग्रेट माइग्रेंट्स यहाँ से लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा आ रखे हैं। और जो माइग्रेंट्स का अगर वॉल्यूम बताऊँ तो 30,000 माइग्रेंट्स लास्ट ईयर यहाँ से पोलैंड में गए हैं। तो पोलैंड में माइग्रेट हो रखे हैं, तो उन लोगों ने पूरा डेटा वगैरह देखा तो उनको पता चला कि यहाँ से जो मिडिल ईस्ट वाली लोकेशन है इससे सबसे ज़्यादा लोग आ रखे हैं। और जिसका जैसे देखें तो, और इन लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था उसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों ने चार्जेस वगैरह करे थे। तो इसके बारे में पूरा पता लगा तो फिर अब ये डिसमिस कर दिया है, तो कुछ नए रूल्स आएंगे जिसके अकॉर्डिंग अब देखें। एशिया लोकेशन के लिए भी होगा, एशिया के अंदर इंडिया भी पूरा फॉल करता है, जो एशिया के अंदर सारी अगर आपको बताऊं तो उसमें आपको अभी नए रूल्स वगैरह आने वाले हैं। जो न्यू रूल्स आएंगे तो फिर उसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये लोग पहले पूरा रिलीज़ करेंगे। अब ऐसा होगा कि जैसे इंडिया के अंदर भी होता था, इंडिया के अंदर आपने देखा होगा वीएफएस में भी आधे से ज़्यादा ऐसा होता है कि पेड अपॉइंटमेंट वगैरह वो लोग अंदर से रिलीज़ करते हैं। बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आपको भी पता ही होगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास भी है ही। अगर आप यहाँ स्लॉट्स देखें, मैनुअली इतने स्लॉट्स ओपन नहीं रहते पर पेड अपॉइंटमेंट रिलीज़ होते हैं, जैसा आपको पता है। अगर पेड अपॉइंटमेंट रिलीज़ होते हैं तो आपको भी पता है कि कैसे होते हैं। तो इसमें इंटरनल वीएफएस टीम पूरी लिंक्ड होती है, तभी अंदर से कोई आपको अपना अपॉइंटमेंट वगैरह वहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं, जैसा आपको भी पता है। हालांकि जो पेड अपॉइंटमेंट मिल रहे थे उसमें आपको पता है सिनेरियो क्या था, 90% लोगों को रिजेक्शन आ रहा था। उसमें खाली ये कैसा था कि दैट वाज काइंड ऑफ मनी अर्निंग पॉलिसी इन लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करी थी, जिसमें बाहर से जो पूरे मंथली बेसिस में इंडिया के अंदर जितने भी स्लॉट्स रिलीज़ होते हैं, एज़ पर द डेटा जो मैं देख रहा हूँ अभी, लास्ट अगर टाइम ड्यूरेशन अगर आपको बताऊँ, लास्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का एवरेज देख के बताऊँ तो जिसमें लोग स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं 25 to 40 स्लॉट्स पूरे इंडिया लोकेशन के अंदर पूरे रिलीज़ करते हैं, जिसमें मंथली बेसिस में कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 5 वीज़ा सक्सेस रेशियो है। और जो एप्लीकेशन है 100-200 इन लोगों के मंथली बेसिस पे जाते हैं। अब देखें इसमें क्या होता है कि जैसे 25 से 40 अगर मैनुअली अगर ये रिलीज़ करते हैं, 40 का अगर आपको एक रेशियो देता हूँ, जब 40 इन लोगों ने रिलीज़ कर दिया और उसके ऊपर 100 से 150 पेड अपॉइंटमेंट इन लोगों के चले गए, तो क्या होता है जो पेड अपॉइंटमेंट मिलता है उसको अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगा, एंटरटेन करेंगे, अंदर आप जाएंगे वहाँ पे पॉलिसी फ़ी, अपनी जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं, वीज़ा फ़ी जाती है आपकी, इंश्योरेंस का फ़ी जाता है, और देयर आर अदर थिंग एज वेल, सारा इन लोगों का पेमेंट वगैरह सारा होता है। डमी टिकट का होता है, अंदर जाते हैं, एडिशनल सर्विस लेते हैं, उसका भी इन लोगों को गवर्नमेंट भी जाता है सारा। पर उसमें क्या है कि इतने लोग हैं, इतने लोगों को वीज़ा तो नहीं मिल पाता है। कम से कम
मंथली का अगर एक 150 भी एवरेज ले लें आप, 150 भी एवरेज लेते हैं, 150 में कम से कम 5 लोगों को अगर वीज़ा मिल रहा है तो फिर फ़ायदा तो खैर इन लोगों का है ही। और जो 145 लोग हैं उससे भी तो रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इनका जनरेट होता है। जो पेड अपॉइंटमेंट है आदमी, उसमें भी इनको मिल रहा है। उसके बाद द अदर थिंग इज़, जो आप देखें इसमें प्रोसेस में जो इनकी एडिशनल सर्विस है, ये इस चीज़ों से लोग पूरा कमा लेते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ मनी मेकिंग पॉलिसी फॉर देम। और जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, इसका एग्जाम्पल यही था। अगर देखें यहाँ पे, तो उसमें $4,000 से $5,000 ये लोग चार्ज कर रहे थे। दैट वाज अराउंड 3.5 से 4 लाख रुपए। तो उसमें तो आपका जो प्रोसेस था फास्टर प्रोसेस हुआ था। पर ये अभी जो इनकी एंटी करप्शन टीम है, उन लोगों ने पूरा डेटा वगैरह एनालाइज करा और फिर देखा कि यहाँ पर कोई ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो फिर फॉरेन जो मिनिस्टर है उसको वहाँ से हटा दिया गया है। अब देखें फिर नया क्या होता है। अब ऐसा होता है कि इंडिया के अंदर भी आप देखें, अगर पेड अपॉइंटमेंट मिल रहे तो हायरार्की पूरी ऐसी होती है कि खाली एक नीचे वाला आदमी नहीं कर सकता, ऊपर के भी लोग मिले होते हैं इसमें। कोई ग्राउंड लेवल पे करता है तो बहुत जल्दी फंस जाता है, और अगर अपर लेवल पे अगर कोई करेगा इनिशियल बेसिस पे तो फिर सभी लोग मैप होते हैं इसमें, तभी ये पूरा प्रोसेस वर्क कर पाता है। और इसके बाद देखें अब जो प्रॉब्लम है, अब क्या पता अब नए इम्प्लीमेंटेशन आए, न्यू इम्प्लीमेंटेशन आएगा तो फिर उसमें ऐसा पता चलेगा कि कैसे प्रोसेस वर्क कर रहा है। क्या पता ये लोग फिर स्लॉट्स ज़्यादा रिलीज़ करने लगे, हो सकता है ऐसा भी। अदरवाइज़ अभी के लिए तो खैर, अगर ऊपर से कोई जैसे पूरे चेंजेस होंगे तो फिर अंदर कोई करप्शन नहीं कर सकता। अगर कोई नया पर्सन असाइन होगा तो अभी नए जो पॉलिसीज़ निकलेंगी उसमें फॉर अ टाइम बीइंग, क्या पता आने वाले टाइम पे अब स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ हों और थोड़ा ज़्यादा वीज़ा का रेशियो वगैरह हो जाए। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन। क्योंकि अभी नेशनल एम्प्लॉयमेंट का अगर देखें तो अगर मैनुअली अगर 1 साल से अगर कोई, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर आप डी कैटेगरी में जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ए कैटेगरी में स्किल्ड में भी जाते हैं, तो अपॉइंटमेंट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मैनुअल। अगर आप चेक करते हैं, अगर लास्ट 3 दिन हो गए, पता नहीं आज ओपन हुए नहीं हुए, आप लोग भी चेक ही कर रहे होंगे अपॉइंटमेंट का क्या सिनेरियो है। तो इन लोगों ने यहाँ पूरा देखो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है। The newspaper reported that sudden demise followed the discovery that the new electronic visa application system he supervised allowed for privileged access to some applicant, supported by specialized and well-connected recruitment companies. The newspaper said that according to the investigators, such privileged access could cost migrants between 4,000 to 5,000 ईच। जैसे मैंने इंडिया में आपको बताया, इसमें जो बड़ी रिक्रूटमेंट कंपनी है, जैसे इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा, जो वेल इस्टेब्लिश रिक्रूटमेंट कंपनी है, आप उनके थ्रू पेड अपॉइंटमेंट अगर परचेज करते हैं तो आपको मिल जाता है। तो जैसे आपको भी पता है कि एजेंट वगैरह लिंक होते हैं। पर इंडिया के अंदर तो खैर स्कैम, इंडिया का, इंडिया के बाहर भी ऐसा होता है। आधे लोग तो खैर ऐसा होता है कि एजेंट से मिल के करते हैं और उनको अपॉइंटमेंट चलो प्रोवाइड कर ही देते हैं। पर आधे एजेंट, इसमें ऐसा होता है जो आधे एजेंट होते हैं वो थोड़ा इसका फ़ायदा उठा पूरा, जैसे मतलब एक एग्जांपल अगर दूँ तो आपको, इसका फ़ायदा उठाते हैं। और उसके बाद जैसे ऐसा है कि कोई तो खैर जेन्युइन प्रोवाइड कर रहा है, वो लोग उतना चार्ज करके अपना स्कैम कर देते हैं। ये हर जगह होता है। अगर कहीं भी कुछ भी, कहीं भी रिक्वायरमेंट हल्की निकली, अगर देखें किसी को भी कोई पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ कोई भी कंट्री के अंदर मिलती है तो स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। ये तो खैर आपको पता ही है। अब इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है। द सेम सिनेरियो इज़ दैट, द सेम सिनेरियो इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। जैसे आधे लोग तो खैर अपना अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं और आधे लोग क्या करते हैं, स्कैम कर देते हैं। तो इन लोगों ने वही डिस्कस कर रखा है, जो भी ये अपॉइंटमेंट वगैरह इजी एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस मिल रहा था ज़्यादा पैसे देके, तो कोई वेल स्टैब्लिश रिक्रूटमेंट फर्म है जो बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके थ्रू इनके वीज़ा वगैरह के अपॉइंटमेंट वगैरह मिलते थे, वीज़ा इनके प्रोसेस होते थे, इन लोगों ने बताया। सो 3.5 से 4 लाख रुपए ये लोग पे करते थे पूरे प्रोसेस के लिए। अब देखें क्या होता है, पूरा एशिया का बता रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द एशिया एंड मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट से अभी एक और रिपोर्ट अगर आपको पढ़ के दिखाऊं तो उसमें पूरा मेंशन करके दे रखा है, जो मिडिल ईस्ट से पोलैंड के जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनका वॉल्यूम क्या है, पूरा एक आर्टिकल निकल रखा है, उसमें सब इन लोगों ने डिस्कस करा है। तो इससे पहले ये बताना चाहता हूँ, इसका एक फ़ायदा ये होगा अगर पूरी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होंगी, अगर नया उनका मिनिस्टर वहाँ पर वो अलाइन होता है, तो इस केस में ऐसा होगा कि इंडिया के अंदर क्या, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ये लोग जो आपके नॉर्मल अपॉइंटमेंट वगैरह ओपन होते हैं थोड़ा ज़्यादा करते हैं, और इसके अलावा जो रेशियो है पूरा चेंज हो सकता है वीज़ा सक्सेस रेशियो अगर देखें। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी एजेंट या किसी को भी देखेंगे, जो दे यूजुअली प्रोवाइड द सेम इन्फॉर्मेशन दैट अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर, अगर इंडिया में आप नया पोलैंड का फ्रेश पासपोर्ट अब वर्क परमिट ले रहे हैं, तो सब लोग अगर कोई जेन्युइनली वर्क करा, दे आर सजेस्टिंग द सेम थिंग दैट इंडिया के अंदर आप नया अभी वर्क परमिट ना लें। क्योंकि अगर आप इंडिया के अंदर फंस जाते हैं तो देखें ये पूरा सिनेरियो, अभी बहुत लोगों ने अभी जिसके फ्रेश पासपोर्ट आ रखे थे, मेरे को पता नहीं है उन लोगों ने क्यों अभी ले रखे हैं। अगर कोई भी पोलैंड वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहा तो वो लोग, मेरे को लगता नहीं है कि उन लोगों ने वीडियोस वगैरह नहीं देखी होंगी। वीडियोस देखने के बाद भी दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क, तो वर्थ नहीं है। अगर कोई अभी 1 2 2 3 महीने के अंदर किसी का पासपोर्ट आ रखा है तो दैट इज़
अगर बताऊं तो फिर ये तो खाली पूरा रिस्की पूरा प्रोसेस उन लोगों ने ऑप्ट कर रखा है। अगर उनको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी अगर वो लोग इसमें पैसे डाल रहे हैं तो एक काइंड ऑफ बेवकूफ़ी है। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपनी जो प्रॉब्लम है वो लोग शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन में। दे यूजुअली से दैट वी आर नॉट गेटिंग द वीज़ा फ्रॉम लास्ट, वी आर नॉट गेटिंग वर्क परमिट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स। अगर किसी ने वर्क परमिट अप्लाई करा है उसके बाद कह रहे हैं कि 2-3 महीने हो गए और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला है, तो अगर उनको बताऊं तो ये प्रॉब्लम पूरा 1-1.5 साल से चल रहा है। सेम प्रोसेस पूरा भी फॉलो होगा। क्या पता अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल सके, बट फॉर नाउ द सिनेरियो इज़ सेम। और मैं ये भी कोई एश्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि आपके पूरे चेंजेस होंगे, पर देर माइट भी पॉसिबिलिटी पूरे चेंज हो जाए। और आपका क्या है कि नया इम्प्लीमेंटेशन होगा तो क्या पता मिल जाए, ऐसा हो सकता है। अभी भी अगर कोई नया एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो इस चीज़ का मेक श्योर करना, पोलैंड का इंडिया के अंदर अभी बहुत बुरा हाल है। अगर चेंजेस आते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आप एक बार देख लें पूरा करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, अभी वीज़ा रेशियो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो उसके बेसिस पर आप नया वीज़ा अप्लाई करें। अभी के लिए फॉर अ टाइम बिंग अभी बोलूँगा कि अभी आप रुक जाएं थोड़ा, अभी भी अप्लाई ना करें, कंडीशन पूरी बेकार है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है जो नया इम्प्लीमेंटेशन इनका हो उसमें भी ये लोग बहुत कम स्लॉट्स रिलीज़ करें। देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी इट कैन हैपन। तो अभी अभी के टाइम पे अभी अप्लाई ना करें। मैं अभी नए लोगों को बोल रहा हूँ, और जो पुराने लोगों को जो अभी वर्क परमिट इसका आ रखा है और जो अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लोग अपना कुछ नया इम्प्लीमेंट करें तो उनको मिल सके वीज़ा वगैरह का। थोड़ा सक्सेस रेशियो चेंज हो, देर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन, बट अभी इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखें क्या होता है, अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। और इसके अलावा देखें अब क्या होता है आगे। और मिडिल ईस्ट वाली आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर देता हूँ मैं। अगर जो रिपोर्ट इनकी आ रखी है उसके बेसिस में इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है कि जो लास्ट ईयर में मिडिल ईस्ट लोकेशन है वहाँ से 1,30,000 इमिग्रेंट्स इन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है कि वो लोग अभी पोलैंड के अंदर आए हैं। तो इसको पूरा रिड्यूस करने के लिए पूरा इनकी चेक वगैरह जो उनका जो माइग्रेशन के अंदर की जो भी डिपार्टमेंट है उन लोगों ने पूरा चेक करा इसके बेसिस पे। तो उन्होंने देखा कि इनफ्लो बहुत ज़्यादा है। 1,30,000 माइग्रेंट्स को मिडिल ईस्ट लोकेशन से इनको नहीं भेजना था, पर इन लोगों ने यहाँ पे इतने लोग वहाँ पर इमिग्रेंट्स आ गए हैं। तो इसको रोकने के लिए तो पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह पूरा चेक हुआ कि इतने लोग आए कैसे, पूरा चेक वगैरह करा। तो उसके बेसिस पे जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है उसको भी इसमें हटा दिया गया है। तो पूरा जो पॉलिसीज़ वगैरह थी कि कैसे लोग आ रहे हैं, तो इलीगल वे, काइंड ऑफ इलीगल वे ही था, क्योंकि जो एलिगेशन वगैरह गवर्नमेंट में लगे तो तभी इसका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसको अपनी पोजीशन से हटा दिया गया है। और जो एंटी करप्शन टीम है वो लोग पूरा इसको चेक कर रही है। और देखें क्या पता नई पॉलिसीज़ आएँ तो फिर इसमें पूरा अभी जो इनका जो इन्फॉर्मेशन है इन लोगों ने शेयर करी है। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं 15 अक्टूबर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। अब देखें इसके बाद क्या होता है कि जैसे जो इनका पूरा नया जो इनका वर्क पॉलिसीज़ थी उसमें 20 कंट्रीज़ के अंदर से सारे लोग आने वाले थे, पर इसमें देखें कि जो मिडिल ईस्ट का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया था इसमें। तो तभी इनकी पूरी चेकिंग हुई और पूरा इन लोगों ने इसको कंट्रोल में लेने के लिए जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है उसको हटा दिया है वहाँ से। अब देखें क्या होता है आगे, स्ट्रिक्ट एक्शन क्या लिए जाते हैं। और जो वहाँ की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो बेलारूस के वहाँ वाला बॉर्डर है उसमें कम से कम इन लोगों ने मेंशन करके दे रखा है 3,55,000 उसमें पूरा इन्वेस्ट कर रखा है ताकि कोई इलीगल इमिग्रेशन ना हो सके। तो फेंस वगैरह लग गई हैं जैसे जो इनके बॉर्डर है। पहले ऐसा होता था कि जो मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं, वो लोग वहाँ पे इलीगली आते थे उसको रोकने के लिए। पर अगर देखें तो वहाँ पे इतना खर्चा करने के बाद इनके अंदर अगर पूरा चेक वगैरह करें तो 1,35,000 जो इमिग्रेंट्स हैं वहाँ ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इन लोगों ने नई पॉलिसीज़ वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा कुछ नए चेंजेस आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ देखें फिर क्या होता है। अभी जैसे अगर चेंजेस आएंगे तो फिर आप लोगों को भी पता ही चल जाएंगे इसमें क्या सिनेरियो रहता है इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर क्या रहता है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या पूरा सिनेरियो रहेगा। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी तो आई विल कीप यू पोस्टेड। अब पर अभी के लिए कल ये इन्फॉर्मेशन पूरी इन लोगों ने आउट करी थी और किसी ने अपना इंडियन गेमर करके एक हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने कमेंट में पिंग पिंग कर रखा था। तो फिर मैंने पूरा चेक वगैरह करा तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को भी पता चली। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कह रहा था कि पूरा सिस्टमेटिकली इंडिया के अंदर प्रोसेस पूरा वर्क नहीं कर रहा, जैसा आपको भी पता ही था। अब देखते हैं अब नए इम्प्लीमेंटेशन होते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होता है। जो इंडिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं क्या पता उनको वीज़ा मिल जाए, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, बट फॉर नाउ दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड एनीथिंग। अब देखें आने वाले टाइम पे क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और इसके अलावा अपना अपॉइंटमेंट वगैरह चेक करते रहें, कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। अगर मैं चेक करूँगा मुझे मिल गया कुछ ओपन तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज़ कीप ऑन चेकिंग और देखते रहें यार।
keep an eye on the website. क्या पता there might be a possibility they can release the slots. That's all for now, guys. Have a nice day. और आज मिलता है तो सही, अदरवाइज हैव अ नाइस वीकेंड. फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे का आपका सिनेरियो होता है. मंडे ट्यूसडे तो ओपन नहीं होता. Wednesday, Thursday, Friday, क्या पता there might be a possibility they can open the slots. But as per the standard operating procedure, they usually say that they do not release the slots on Monday and Tuesday. But if I'll talk about the past, they have released the slots on Monday and Tuesday as well. तो इनका कोई ऐसा सिस्टमेटिक नहीं है. बोलने को ये लोग कहते हैं, अगर आप उनको ईमेल करेंगे जो भी एम्बेसी वाले हैं, तो ये लोग कहते हैं आर पीक टाइम इज 11 AM to 2 PM. We release the slots thrice on week on I'm not getting the term right now, on a weekly basis. So you can check the information there, and the peak time is 11 AM to 2 PM, और जिसमें 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है. अगर आपको मिल जाए तो दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू कीप ऑन चेकिंग. पेड अपॉइंटमेंट अगर आप परचेज करते हैं तो मेक श्योर ऑफ फ्यू थिंग्स. अगर आप किसी को जानते नहीं है तो उससे ना कराएं, क्योंकि स्कैम वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और उसके बाद द अदर थिंग इज़ वहाँ भी पैसा डूबेगा, और उसके बाद फेक प्रोवाइड कर देगा तो इंश्योरेंस वाला मनी भी आपका डूबेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन मोर थिंग. पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ. पूरा 2 लाख रुपये तक का पूरा प्रोसेस चले जाता है आपका, 1 लाख समथिंग. और उसके बाद भी आपको पता है अगर पेड अपॉइंटमेंट जाएंगे तो दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड द सिस्टम. और जो भी वो लोग कर रहे हैं कि सिस्टम से पूरा अलग होके थोड़ा पूरा प्रोसेस चेक करते हैं, तो उसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है जिसमें रिएक्शन आपके आते ही आते हैं. आई थिंक दैट इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी. और मेरे को इतना कोई अभी तक का देखूँ तो बहुत कम लोग हैं जिसने पेड अपॉइंटमेंट परचेज करने के बाद जिसका वीज़ा लगाया है. तो अगर पास का आपको डेटा बताऊं तो मैं जितने भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आती है जो पेड अपॉइंटमेंट लेके बुक करते हैं अपना अपॉइंटमेंट, वहाँ पे परचेज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, देन द रिजल्ट इज दे यूजुअली गेट द पॉइंट नंबर 10 रिजेक्शन. और फिर उसके बाद सेम सिनेरियो होता है, पैसे वहाँ भी गए आपके, वैसे भी गए. 1 लाख रुपये वर्क परमिट में गया, 1.5 लाख रुपये आपका वैसे चले गए, 2.5 लाख रुपये पूरे बर्बाद हो गए. पासपोर्ट में आपका एक रिजेक्शन का स्टैंप लग जाएगा, जो आपके बाद में भी आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा अगर आप दोबारा कहीं और यूरोप के अंदर अप्लाई करते हैं. तो इस चीज़ का मेक श्योर करें. अगर मैनुअली मिल रहा है दैट इज़ वेल एंड गुड. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट मैनुअली देन वेट फॉर अ वाइल. जब तक का मिलेगा तो सही है, अदरवाइज नहीं भी मिलेगा तो आप कहीं और का ट्राई कर लें. डू नॉट गो फॉर द पोलैंड लोकेशन राइट नाउ. द सिनेरियो इज़ वेरी वर्स्ट. पैसा बर्बाद ही बर्बाद होना आपका, इसके अलावा कोई सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं. अगर आप 1-1.5 लाख रुपये पेड अपॉइंटमेंट लेने के बजाय आप पूरा प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, रादर देन गो टू UAE और सम अदर लोकेशन, आप देखें क्या पता वहाँ से चांसेस वगैरह आपके लगें तो सही है. अदरवाइज़ इंडिया से बाहर जाना है तो रशिया अप्लाई कर लो. देयर आर एन नंबर ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ आपको सही पैसा मिल जाएगा. इंडिया में अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और बाहर 35, UAE में, इन UAE itself people used to usually get around 35-40,000. Then they relocate, then after working there for 1 or 2 years they relocate to Europe. They usually go to Malta or some other location where they are getting very good amount of package. अगर आप माल्टा में देखें तो 1 से 1.5 लाख रुपये आपको महीने का मिल जाता है. और वहाँ बाहर से ज़्यादा चांसेस होते हैं, इंडिया के अंदर नहीं है चांसेस. अभी फॉर अ टाइम बिंग वेट कर लें, और इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड. और कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी आप मेरे को बता दें. और कल किसी ने मेरे से पूछा था सर इंटरव्यू आप कंडक्ट, अगर आप एम्बेसी में जाते हैं तो इंटरव्यू कंडक्ट होता है. तो आपको बताऊं जो 90% जो कैंडिडेट है उसमें से कम 1 लॉट में 2-3 कैंडिडेट का कभी कभी वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर देते हैं. अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो फिर आपके लिए एक ईमेल आता है, तो उसके लिए एक मैं सेपरेट सेशन बताऊंगा. अगर आपका इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बुलाते हैं तो आपको क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है. पर जिस दिन आपका सबमिशन होता है उस दिन बहुत मुश्किल है कि आपका इंटरव्यू होता है. ऐसा होता है सबमिशन हो जा रहा है, फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आता है, यू हैव टू कम डाउन फॉर द इंटरव्यू, एंड दे विल शेयर द इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आना है आपको. एम्बेसी का इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको सारा प्रोवाइड करेंगे वो लोग. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको वहाँ कम्यूट करना पड़ेगा. और उसके बाद जो इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे होते हैं. वो आपको चेक करते हैं कि आप वहाँ पे काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यू आर एबल टू स्पीक द नॉर्मल इंग्लिश और नॉट, जिसमें आप हल्का फुल्का बात करते हैं. अदरवाइज देखें ज़्यादा इंग्लिश को प्रायोरिटी तो देते नहीं है, बिकॉज यूरोप के अंदर अपनी एक इंटायरली डिफरेंट लैंग्वेज होती है. अगर आप देखें वहाँ पॉलिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के अंदर अगर देखें तो जैसे हमारी लैंग्वेज है, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज. और जो कंपनीज वगैरह वो भी पॉलिश में ज़्यादा ऑपरेट करती हैं. इंग्लिश का थोड़ा कमी है. अब देखें पर वहाँ पर आपको नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, आप बात कर सकें. तो उसके लिए कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह होगी, तो उसका एक सेपरेट सेशन बताऊंगा जिसमें आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइस. दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ नाइस वीकेंड. और कुछ अपडेट आता है तो आई विल कीप यू पोस्टेड. ओके गाइस, सी या.